कल मैंने बेसिकली एक तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था कि आपका जो पेपर नंबर है सेकंड ग्रुप में पेपर है CFR ग्रुप 4 पेपर नंबर 18 CFR यानी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कल मैंने बेसिकली सारा सिलेबस कंटेंट लिखवाया था कि हमारे सिलेबस में हमें टोटल क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो आप एक बार कॉपी कर लेना कि किसी से भी लेकर कि कंटेंट क्या है। देन फर्स्ट हेडिंग जो हमने स्टार्ट की वो हमारा था इंडेस 102। इंडेस 102 जो किससे रिलेटेड है आपका, शेयर बेस्ड पेमेंट। किससे रिलेटेड है, शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन पार्ट बताई थी कि देखो अगर हम इस नाम से इसको लेते हैं, क्या बोल रहा है ये, शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी अगर कोई भी कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, ट्रांजैक्शंस कर रही है, जिस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट, जिस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट क्या हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है या बेस्ड ऑन शेयर्स हो रहा है, या तो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है या बेस्ड ऑन। अब इन फॉर्म ऑफ शेयर का मतलब क्या बताया था मैंने, मान लो मैंने इनसे कोई रॉ मटेरियल परचेस किया और रॉ मटेरियल के पेमेंट में मैंने शेयर्स दिए, तो मैंने सेटलमेंट किसमें किया, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। मैंने इनसे कोई असेट परचेस की और असेट के बदले में मैंने क्या दिए, शेयर्स दिए, तो मैं बोलूंगा ट्रांजैक्शन सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है, सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है। क्लियर। फिर मैंने बताया दूसरा सेटलमेंट किस में हो सकता है, बेस्ड ऑन शेयर्स। अब बेस्ड ऑन शेयर का मतलब क्या था, मैंने इनसे रॉ मटेरियल परचेस किया, बदले में इन्हें कैश दूंगा, बदले में क्या दूंगा, कैश। लेकिन एक कंडीशन थी, इनको जो कैश दूंगा वो मेरी कंपनी के 2000 शेयर्स की मार्केट प्राइस से निकालूंगा। तो मैं पेमेंट किस में कर रहा हूं, कैश में, लेकिन वो कैश आ कहां से रहा है, शेयर की प्राइस से। उसे बोलते हैं सेटलमेंट बेस्ड ऑन शेयर्स, सेटलमेंट बेस्ड ऑन, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके लिए या तो मैं शेयर्स ही दे दूं या फिर सेटलमेंट में कैश दूंगा, लेकिन वो कैश जो निकाला जाएगा वो किस पर बेस्ड होगा, शेयर की प्राइसेस पर बेस्ड होगा। उस ट्रांजैक्शन को मैं क्या बोलूंगा, शेयर बेस्ड। तो अब आप साथ साथ लिखना भी चालू करेंगे, हेडिंग डाल लें, इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। हाँ, पहला पेज छोड़ना इंडेक्स के लिए, दूसरे पेज से लिखना, मतलब हेडिंग डाल के पहला पेज छोड़ दो, हेडिंग डाल लो इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट और पहला पेज छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरे पेज पर, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, as per the provisions of
Ind AS 102, as per the provisions of Ind AS 102, कॉमा लगाकर, whenever any transaction entered by entity is settled in form of shares, or based on shares, comma, such transactions are known as share based payment transaction. बताइए, क्लियर है डेफिनेशन जो दी इंड एस ने? यानी मीनिंग जो है वो इसके नाम से हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी सेटलमेंट जो इन फॉर्म ऑफ शेयर होगा या बेस्ड ऑन शेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट बोलेंगे. अब लिखिए सेकंड पॉइंट, रूल्स रिगार्डिंग, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, रूल्स रिगार्डिंग applicability and non-applicability rules regarding applicability and non-applicability of Ind AS. अब इंड एस ने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एनालिटिकल रूल्स बनाए. देखो, डेफिनेशन में तो इसने एक बात बोली कि आप जो भी सेटलमेंट शेयर्स में कर रहे हो या बेस्ड ऑन शेयर्स कर रहे हो वो सब यहां कवर होंगे. अब कुछ डिस्प्यूट अराइज हुए प्रैक्टिकल लाइफ में. क्या हुआ, जब इन इंड एस को लगाया गया तो कंपनियों की तरफ से कुछ क्वेरी आई कि क्या हमारे पे भी लगाएं, क्या हमारे पे भी लगाएं. तब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने क्या किया, इस पर एक्सप्लेनेशन इशू किया कि हां लगेगा तो सही, लेकिन लगाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए. तो लिखो रूल नंबर 1, देयर मस्ट बी an agreement between parties. There must be an agreement between parties for share based payment. For share based payment. Full stop. Continue करना. All terms and conditions, all terms and conditions must be defined and agreed. All terms and conditions must be defined and agreed. तो 3 टर्म्स को अंडरलाइन कर लो. पहली टर्म क्या होना चाहिए उनके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होना चाहिए. दूसरा, जितनी भी शर्तें हैं वो डिफाइंड होनी चाहिए और एग्रीड. नाउ डिफाइंड का मतलब यह है सामने वाली पार्टी को बता दिया गया हो इतने शेयर मिलेंगे, इस वैल्यू पर मिलेंगे,
हर एक चीज सामने वाली पार्टी को क्या की जानी चाहिए, डिफाइंड की जानी चाहिए। बताओ क्लियर है रूल नंबर 1? यानी इंड एस की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिफाइंड एंड एग्रीड होनी चाहिए। ठीक है, अब लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखो, एग्रीमेंट शुड बी agreement should be with agreement should be with थर्ड पार्टी। हाँ ठीक है, वो थर्ड पार्टी वैसे भी इंडिपेंडेंट ही मानेंगे, पर थर्ड पार्टी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एग्रीमेंट शुड बी विथ थर्ड पार्टी, फुल स्टॉप लगा के लिखो। थर्ड पार्टी हियर मींस, थर्ड पार्टी हियर मीन्स a person, third party here means a person who is not acting as shareholder. Third party means person who is not acting as shareholder. अब इस रूल को समझो, देखना। मिस्टर ए ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड है। और ये कौन है, मिस्टर ए, जो कि इस कंपनी के क्या हैं, शेयर होल्डर हैं। अब ये शेयर होल्डर यानी जो मिस्टर ए हैं, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एक्स लिमिटेड। ये शेयर होल्डर होने के साथ साथ रॉ मटेरियल सप्लायर भी है हमारा। इसने शेयर ले रखे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, और ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल सप्लायर है। अब रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बदले में, ध्यान से सुनना, अब इसने हमें क्या किया, रॉ मटेरियल सप्लाई किया। कंपनी ने बोला बदले में हम तुम्हें क्या करेंगे, शेयर्स देंगे, शेयर इशूड अगेंस्ट रॉ मटेरियल। इंडेस का रूल क्या बोलता है, जिसके साथ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, वो थर्ड पार्टी होना चाहिए, यानी वो उस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। क्या रॉ मटेरियल सप्लायर ए ऑलरेडी शेयर होल्डर है? अब ये ऑलरेडी एक इस कंपनी का शेयर होल्डर है और इसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया और बदले में इसे शेयर मिल रहे हैं। इंडेस 102 नॉट एप्लीकेबल, इंडेस 102 नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट समझ में आ रहा है? रूल इतना सा था, अगर कोई भी पर्सन ऑलरेडी एक्टिंग एज अ शेयर होल्डर है, उसको अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, इंडेस 102 विल नॉट अप्लाई, 102 अप्लाई नहीं होगा। देखो, और मिस्टर पी
शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड सप्लाई मशीन टू ए लिमिटेड सेटलमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। बताओ इंडेस 102 लगेगा? हाँ तो भाई इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, ऐसे मत देखो, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैंने। बहुत बेसिक सा रूल दे रहा हूं। रूल इतना सा है, अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर है और वो उस कंपनी के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है जिसका सेटलमेंट कंपनी अपने शेयर्स के फॉर्म में कर रही है, इंड एस 102 विल नॉट अप्लाई। इंड एस 102 विल नॉट अप्लाई। तो ए लिमिटेड का ही शेयर होल्डर है, ट्रांजैक्शन भी किसके साथ हुआ? ए लिमिटेड के साथ। तो ए लिमिटेड जो शेयर्स इशू करेगी उसके ऊपर इंड एस 102 अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? बिल्कुल। रूल नंबर 3 बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये एक डायग्राम बना लो अच्छा सा। क्या बनाने? एक झोपड़ी और एक इंसान ही तो बनाना है। हाँ उसी का तो लिखवाया एग्जाम्पल। पढ़ूं क्या आगे? ऑनलाइन? यस सर। चलो कुछ अच्छी बात करते हैं अब। हाँ, whenever shares are issued against undefined goods or services, oh my god, अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या है ये? बताओ अब। मैंने क्या लिखा? शेयर्स इशू किए अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज। इंडेस बोलता है तो भी लगूंगा, क्योंकि सेटलमेंट किसमें हुआ है? शेयर्स में। यानी अगर आप अनडिफाइंड गुड्स और सर्विसेज के बदले में शेयर्स इशूड अगेंस्ट अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज, इंड एस 102 विल अप्लाई। लाओ बताओ भाई, कोहिनूर हीरा हमारी क्लास का कौन है? जल्दी से बता दो। अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? एक बात बताओ, जब पता ही नहीं है फिर शेयर कैसे डिसाइड करोगे? टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी एग्रीड एंड डिफाइंड। हाँ तो फिर बताओ मुझे कोई एग्जांपल लेके। कैसे नहीं पता? फ्यूचर का तो कर ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट
फ्यूचर गुड्स को क्या नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं मानोगे जब तक वो डिफाइंड नहीं हो जाता। मेरे को थोड़ी बहुत आती है लॉ ना। अब बताओ अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज, सोचो तो सही थोड़ा सा। और ये और बताता हूं, आप पढ़ के आए हो, और ये और बताता हूं मुझसे पढ़ा है, और ये और बताता हूं एफएम में पढ़ा है, और ये और बता देता हूं कैश फ्लो और फंड फ्लो में पढ़ा है। अब बता दो बस, अब इससे ज्यादा तो जान ले लो बच्चे की। अब आ गया, बस यही कोई नूर हीरे होते हैं। यस, उसे बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी गुडविल के बदले में शेयर्स इशू करना। गुडविल कैन नेवर बी डिफाइंड। क्या चीज है गुडविल? यानी अब देखो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ये अब आपको देखा इतनी इंट देनी पड़ती है। इंटर एफएम कैश फ्लो फंड फ्लो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप। मैंने 50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी, 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदा, 60 का खरीदा और शेयर 80 के इशू कर दिए। आप एक एंट्री डालते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000। फिर आप लिखते थे स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80। और एंट्री को बराबर करने के लिए क्या करते थे? तो यानी आप एंट्री में डालते थे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल के बदले में शेयर दिए, और गुडविल इज अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज। ये डिफाइंड नहीं है, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। बस यही एक एग्जांपल है जहां हम अनडिफाइंड के बदले में क्या देते हैं। इंडेस बोलता है दिए ना, दिए तो मैं आ जाऊंगा बीच में, तो इंडेस 102 विल अप्लाई। लिख लो ब्रैकेट में। अब कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल डाल के। ये नहीं ध्यान रहता, भूल जाते हम, अचानक से अनडिफाइंड क्या आ गया बीच में। क्या? तो ये वहां क्यों बताऊंगा? वो आपके एफएम के टीचर से समझते, बेकार है वो। मैं तो अकाउंट्स का हूं। यही तो बात है। तो यानी अगर कभी भी हम गुडविल के बदले में शेयर दे रहे हैं, तो जानते हो गुडविल जो है ना, वो अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज या अनडिफाइंड वैल्यू होता है। ये हमने निकाली, नो डाउट। आप बोल रहे हो 20,000 आई, अब ये बताओ 20,000 में आया क्या आपके पास? तो डिफाइंड कैसे होती है गुडविल? कैसे डिफाइन करोगे गुडविल? नहीं, आप शेयर दे रहे हो 20,000 के इसलिए डिफाइन कर रहे हो, बट गुडविल अनडिफाइंड है। गुडविल अनडिफाइंड है, गुडविल नेवर बी डिफाइंड। गुडविल से क्या आया आपके पास? कुछ नहीं आया। आपने किसी से 60,000 की चीज ली और उसे 80,000 के शेयर दे दिए, तभी तो गुडविल के बदले में शेयर मानते हो। बट गुडविल इज नोन एज अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? बिल्कुल। तो एक नया रूल पढ़ा आपने, यानी इंडेस 102 बोलता है भले ही मैंने शेयर्स अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज पर दिए हैं, तो भी इंडेस 102 बोलेगा मैं आऊंगा, प्लीज मुझे ले लो, मुझे अप्लाई करो। रूल नंबर 4 थर्ड हो गया। आ जाओ रूल नंबर 4। whenever shares are issued, whenever shares are issued against charity donation, क्या करें? लगाऊं अब इस पे या नहीं लगाऊं? डोनेशन में शेयर दे दिए,
एक एनजीओ को शेयर उठा के दे दिए मैंने, चैरिटी कर दी, चैरिटी में शेयर्स दे दिए। बताओ इंडेस क्या बोलना चाहिए, लगाऊं कि नहीं लगाऊं? इंडेस 102 विल अप्लाई, इंडेस 102 विल अप्लाई। मैंने आपको कहां लिखवाया? शेयर्स इशूड अगेंस्ट कंसीडरेशन। क्यों नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? किसने बोला? मैं डोनेशन दूंगा किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, जाकर वो एक स्लिप बना के देंगे, देयर इज एन एग्रीमेंट। मैं क्या ले रहा हूं बदले में? दुआएं। टैक्स बेनिफिट की बात नहीं कर रहे अपन तो। मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे क्या मिल रहा है? सुकून। मैंने इतने पाप कर लिए कि लगता है अब तो डोनेशन देके ही कुछ पुण्य कमा लूं। हाँ, महाकुंभ भी फेल हो गया, बोले पाप ही इतने हो। तो इंडेस बोलता है कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी। अदरवाइज जानते हो, मैं पहली डेफिनेशन में यही लिखवाता कि शेयर इशू के बदले आपको कंसीडरेशन मिलना जरूरी है। नहीं, इंडेस बोलता है, समझना, इंडेस बोलता है मेरी तरफ से शेयर जाने चाहिए, मेरे पास क्या आ रहा है डजंट मैटर, मैं क्या दे रहा हूं उस पर इंडेस है। ये इंडेस पेमेंट पर बेस्ड है सारा। तो मैंने तो उस एनजीओ को क्या दिए? शेयर्स दिए, भले ही बदले में मैंने कुछ नहीं लिया। तो यानी क्या हो गया? तो क्या लिखा आपने, एक बार बोलना लाइन? चैरिटी और डोनेशन कॉमा इंडेस 102 विल अप्लाई, इंडेस 102 विल अप्लाई। इस पर भी इंडेस 102 लगेगा। मुझे कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? रूल नंबर 4 फटाफट आ जाओ। रूल नंबर 1 याद करो सारे रूल्स। एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड एंड एग्रीड। रूल नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी होना चाहिए, यानी वो खुद शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 3 अगर अनडिफाइंड के लिए भी क्या कर रहे हो? शेयर दे रहे हो, इंडेस 102 विल अप्लाई। और रूल नंबर 4 चैरिटी पर भी लगेगा। हो गया याद? आ जाओ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 लिखो। whenever shares are issued against acquisition of any business, shares are issued against acquisition of any business। देखो इधर, ये है एक्स लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड। मैंने इसको खरीदा, इसके बिजनेस को क्या कर, अरे भाई, मैंने इसके बिजनेस को क्या किया? एक्वायर। अगर एक्विजिशन करूंगा तो इसे क्या देना पड़ेगा? कंसीडरेशन। इसे क्या देना पड़ेगा? कंसीडरेशन में मैंने 10,000 शेयर्स एट द रेट 1035 ईच। मैंने एक बिजनेस को एक्वायर किया और उसे बदले में शेयर्स दिए। बोलो इंडेस क्या बोलेगा? लगूं कि ना लगूं? लगूं कि ना लगूं? इंडेस 102 will not apply. Indes 102 will not apply because this transaction is covered by Indes 103 business acquisition. अरे तो कोई बात नहीं, तो सीख ही तो रहे हो नालायक। समझना अब क्या प्रॉब्लम आ गई। शेयर दे रहा हूं मैं, लेकिन अब एक समस्या आ गई। एक इंडेस दूसरे इंडेस को क्या नहीं कर सकता? ओवरराइड नहीं कर सकता। एक इंडेस दूसरे इंडेस को ओवरराइड कर सकता।
और जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके लिए एक सेपरेट इंडेक्स बना हुआ है, जिस इंडेक्स को क्या नाम दिया गया, 103। तो वो इंडेक्स 102 ने अपने आप को पीछे कर लिया। वो बोल रहा है भले ही ये ट्रांजैक्शन किस में सेटल हुआ है, शेयर्स में हुआ है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन का जो बेस था वो बिजनेस एक्विजिशन था। तो यानी इसकी पूरी अकाउंटिंग इंडेक्स 103 से होगी। इंडेक्स 102 विल नॉट अप्लाई, मना कर दिया 02 ने, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन। इंडेक्स बोल रहे हैं भले ही ट्रांजैक्शन किस में हुआ, शेयर्स में हुआ, बट मैं इस पर अप्लाई नहीं करूंगा। एक कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी होते हैं जो आपको दिखाई तो दे रहे हैं कि शेयर्स में हुए, बट प्रॉब्लम ये आ गई थी इंडेक्स 103 ऑलरेडी एप्लीकेबल था इन ट्रांजैक्शन पर 103 एप्लीकेबल था। अब अगर 102 लग जाता तो 103 को ओवरराइड कर देता, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग ही अलग अलग है। तो 102 ने भी बोल दिया इस ट्रांजैक्शन पर मुझे मत लगाओ। किसको लगा दो, सारे प्रोविजन किसके लगा देना, 103 के लगा देना, 102 विल नॉट अप्लाई। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, बनाओ ये डायग्राम। इसको कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन या बिजनेस एक्विजिशन। तो जितने भी बिजनेस एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन होंगे उस पर 102 अप्लाई नहीं होगा। बोलो आया क्या रूल समझ में? देखो इसमें समझना नहीं, रूल की तो एप्लीकेबिलिटी तो वैसे भी याद ही रखनी पड़ेगी आपको। हाँ ना, तो ये तो वैसे भी क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो वही आएंगे ना जिन पर इंडेक्स 102 लगेगा। मैं बोल रहा हूं नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन तो यहां वैसे ही नहीं आएगा, 103 में ही आएगा। यहां तो वो क्या पूछेगा, चार स्टेट मतलब चार वो दे देगा और ऊपर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट कवर्ड इन इंडेक्स 102, या विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज कवर्ड इन इंडेक्स 102, और चार ट्रांजैक्शन दे देगा। तीन वो देगा जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दोनों बोल दिए ना, कोई बात नहीं। यस, अभी तो और बाकी है रूल। कितने हुए हैं अभी तो? 5। लिखो छठा रूल, लिखो इफ एन एंटिटी issue bonus shares, if an entity issue bonus shares, इंडेक्स 102 will not apply, क्योंकि बोनस शेयर हर हालत में किसको दिए जाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिए जाएंगे। इफ एन एंटिटी इशू बोनस शेयर्स कॉमा इंडेक्स 102 will not apply. Next, whenever, rule number 7, whenever entity issue right shares, whenever entity issue right shares to existing shareholders, whenever entity issue right shares to existing
शेयर होल्डर्स कॉमा इंडेस 102 विल नॉट अप्लाई। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू ला रहे हो तो भी 102 विल नॉट अप्लाई, कॉमा इंडेस 102 विल नॉट अप्लाई। रूल नंबर नेक्स्ट, whenever an entity enter into a transaction, whenever an entity enter into a transaction which are to be settled on net basis, comma Ind AS 102 will not apply, Ind AS 102 will not apply। ये कवर होता है Ind AS 32, 107 और 109 में। अब ये होता क्या है वो समझो। देखो ये एक पर्सन है मिस्टर पी और ये है ए लिमिटेड। अब इनके बीच में ट्रांजैक्शन देखना, मिस्टर पी जो है वो क्या बोलते हैं, मैं आपको 10,000 kg मटीरियल एट द रेट ₹20 पर केजी दूंगा। मैं आपको 10,000 kg मटीरियल 20 रुपीज पर केजी की रेट पर दूंगा। कितना दूंगा मतलब क्या वैल्यू हो गई? कंपनी क्या बोल रही है? $5,000 shares to be issued। अगेंस्ट रॉ मटेरियल। तो इंडेस लगेगा, इंडेस लगेगा। आपने क्या खरीदा? कंपनी आपको क्या दे रही है? शेयर्स। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक वर्ड इस ट्रांजैक्शन पर जोड़ दिया, जैसे ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये वर्ड जोड़ा, Ind AS 102 शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा? Ind AS 32, 107 और 109 पर चला जाएगा। तो यानी इसकी वजह से हमारा Ind AS क्या बोलता है? Ind AS 102 विल नॉट अप्लाई। अब ये था क्या वो समझना। देखो इस शब्द का मतलब क्या था। मान लो मैं रॉ मटेरियल सप्लायर हूं, ये एक्स लिमिटेड है, मैंने और एक्स लिमिटेड ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं इनको क्या दूंगा? रॉ मटेरियल दूंगा और ये मुझे क्या देंगी। लेकिन जब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फिजिकली ना तो मैं इनको रॉ मटेरियल दूंगा
ना मैं इनसे शेयर लूंगा, सेटलमेंट वाले दिन हमारी जो प्राइसेस चल रही होंगी वो कैश में लेन देन हो जाएगा, उसे बोलते हैं नेट बेसिस। सुनना, नेट बेसिस सेटलमेंट का मतलब है हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्ट ना तो इन्हें मुझसे रॉ मटेरियल चाहिए था, ना मुझे इनके शेयर्स चाहिए थे। हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी प्राइसेस में जो चेंज आएगा ना, केवल उसका नफा नुकसान, उसका प्रॉफिट लॉस एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। यानी स्टॉक मार्केट यही तो होता है। क्या डीमेट में आपके पास फिजिकल शेयर आते हैं क्या कभी? क्या होता है डीमेट अकाउंट? नेट बेसिस होता है डीमेट अकाउंट आपका। आपके पास, बताओ मुझे, डीमेट सुना है ना डीमेट? तो क्या डीमेट में फिजिकल शेयर होते हैं क्या डीमेट अकाउंट में? नहीं होते। क्या होता है, आपने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भले ही पैसे थे या नहीं थे, उनको बेच भी दिया, थे ही नहीं वो चीज बेच दी, मेरे पास कोई शेयर नहीं थे, मैंने फिर भी बेचे, और बेचने के टाइम पर खरीदने और बेचने की जो प्राइस का डिफरेंस है वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाता है। ये होता है ना शेयर मार्केट। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, शेयर भी नहीं है, फिर भी ना होते हुए भी खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं। डीमेट ऐसे ही चलता है, मुझे देना थोड़ी है पैसा, ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा हूं, फिजिकली तो ले ही नहीं रहा ना मैं फिजिकली जब वो चीज ही नहीं ले रहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं बस केवल। और उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट होता है कि जब सेटलमेंट डेट आएगी उस दिन प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होगा केवल उसका लेन देन होता है। समझो। अरे सुनो मेरी बात, मैं रिलायंस के शेयर परचेज करना चाहता हूं। सुनना ध्यान से, क्यों परचेज करना चाहता हूं? मुझे लग रहा है आज रिलायंस के शेयर सस्ते हैं, आगे जाकर महंगे होंगे, तो आज खरीद लेता हूं और खरीद के फ्यूचर में बेच दूंगा। मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं कि मैं रिलायंस के 500 शेयर आज के रेट पर परचेज करने का एग्रीमेंट कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सुनना बहुत ध्यान से, क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरे पास आज एक ट्रांजैक्शन क्रिएट है, कितने शेयर का? 500 शेयर, जो किस रेट पर खरीदे गए हैं? 25 रुपए पर। शेयर नहीं खरीदे मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं। अब 3 दिन बाद मुझे लगा यार शेयर की प्राइस क्या हो गई? 35 रुपए हो गई। शेयर नहीं है, 35 रुपए प्राइस हो गई। मैं उन 500 शेयर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, खरीदे तो थे ही नहीं। क्या कर लूंगा कि आज मैं 35 रुपए के भाव पर क्या कर रहा हूं? शेयर बेचना चाहता हूं। खरीदे कितने में? बेच कितने में रहा हूं? मेरे अकाउंट में 10 रुपए आ जाएंगे। 10 इंटू 500, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। ना मैंने खरीदा ना मैंने बेचा, ना मैंने खरीदा ना मैंने बेचा, केवल नेट बेसिस पर मैंने सेटल कर लिया ट्रांजैक्शन को। यही तो ट्रांजैक्शन है, कैंसिल हो गया। हाँ, ये होता कब है? देखो डिटेल में आप पढ़ोगे एफएम में, पूरा स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव चैप्टर। चलो लेकिन आ जाओ, मैं आपको समझाता हूं ये होता कैसे है। देखो इधर, ये आपका है स्टॉक मार्केट। अरे बिल्कुल ध्यान से सुनो, सुनो सुनो भाई, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं सुनो। ये आपका स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? इस स्टॉक मार्केट में ये एक ब्रोकर है जिसने इस स्टॉक मार्केट में मेंबरशिप ले रखी है, लाइसेंस ले रखा है। इसने इस स्टॉक एक्सचेंज में डील करने का क्या ले रखा है? लाइसेंस ले रखा है। इसी तरह से ये भी एक ब्रोकर है। ठीक है, इसने भी क्या ले रखा है?
ब्रोकर है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली ले चल रहा हूं, थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल। अब मैंने स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट है ये उसके लाइसेंस्ड पर्सन होते हैं, इनको एक लिमिट मिलती है ट्रांजैक्शन करने की। क्या मिलेगी इनको? लिमिट। इन्होंने एक मेंबरशिप फीस इस स्टॉक मार्केट को सबमिट कर रखी है। अब क्या होता है, ये सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी टर्मिनल्स हैं सब किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हो गया, ये इसकी सारी डिटेल अपने कंप्यूटर सिस्टम पर चेक कर लेंगे। ये बैठा है जयपुर में और ये बैठा है गुजरात में, लेकिन ये सब किससे जुड़े हुए हैं? एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से। अब सुनना क्या हुआ, ये एक पर्सन है जो मार्केट में एंटर करेगा। ये लो, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए स्टॉक मार्केट में डील करना चाहता है, वो शेयर्स में आना चाहता है। वो बोल रहे हैं यार मैं चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं किसमें? शेयर मार्केट में। तो क्या होगा, वो जा रहा है अपने ब्रोकर के पास। वो जा रहा है कहां पर? इस ब्रोकर के पास। अरे जाने दे भाई, ये ब्रोकर वहीं रोक देगा, रुक। ये ब्रोकर बोलेगा रुक, तू मेरे पास आना चाह रहा है ना, मेरे पास आने से पहले तुझे मेरे यहां पर एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा एंड यू हैव टू डिपॉजिट सम मार्जिन मनी फॉर द स्टॉक ट्रांजैक्शन। सब पढ़ोगे आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ समय बाद ये पढ़ोगे। ये ब्रोकर रोक देगा उसको, बोले रुक जा, कहां चला आ रहा है? तुझे अगर मेरे पास आना है, क्योंकि तू मेरे पास इसीलिए आ रहा है, तुझे स्टॉक में ट्रांजैक्शन करना है, यू हैव टू डिपॉजिट सम मनी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक ट्रांजैक्शन विच इज नोन एज इनिशियल मार्जिन मनी। विच इज नोन एज इनिशियल मार्जिन मनी, वो जमा करवानी पड़ेगी आपको। अब इसने अकाउंट खुलवा लिया और एक इनिशियल मार्जिन जमा करा दिया, ये यहां पहुंच गया। इनिशियल मार्जिन क्या कर दिया? जमा करा दिया, विच इज अ रिफंडेबल मार्जिन। विच इज अ रिफंडेबल मार्जिन। अगर आप बाद में स्टॉक से बाहर आ जाते हो, शेयर मार्केट से, तो ये मार्जिन आपको वापस मिलेगा। ये सिक्योरिटी होती है केवल, नहीं तो अगर ये सिक्योरिटी न ली जाए तो कई ऐसे व्यक्ति भी मार्केट में कूद पड़ेंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी मार्केट में मूवमेंट ना हो जाए, इसलिए ये मार्जिन डिपॉजिट करवाए जाते हैं पहले। अब सुनो, अब इसने बोला आई वॉन्ट टू परचेज 300 शेयर्स एट द रेट ₹25। अब इसने अपनी इच्छा उसको बताई, अकाउंट खुल गया तो इसने अपनी इच्छा बताई। अब ये क्या करेगा, ये अपने कंप्यूटर सिस्टम पर केवल एक ट्रांजैक्शन एंटर कर देगा कि मेरे पास एक बायर आया हुआ है, मेरे पास एक बायर आया हुआ है जिसको कितने शेयर खरीदने हैं? 300 शेयर 25 के भाव पर खरीदने हैं। मेरे पास एक बायर आया हुआ है। किसने डाला? गुजरात वाले ब्रोकर ने डाला। ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम, ये ट्रांजैक्शन इसके कंप्यूटर पर भी रिफ्लेक्ट होगा कि मार्केट में एक बायर आया हुआ है। मार्केट में एक बायर आया हुआ है जो क्या खरीदना चाहता है? 300 शेयर 25 के भाव पर खरीदना चाहता है। हो गया ट्रांजैक्शन। अब यहां आते हैं, यह है मिस्टर पी, इसका भी यहां इनिशियल मार्जिन जमा है। ये बोल रहा है प्लीज सोल्ड माई शेयर्स। इसने
इसके टर्मिनल पर ट्रांजैक्शन डलवा दिया, मैं 300 शेयर बेचना चाहता हूं। नाउ बायर एंड सेलर ट्रांजैक्शन मैच हो गए, इन दोनों के बीच में एक दूसरे को जाने बिना भी एग्रीमेंट बन गया। ये बेचना चाहता है, वो खरीदना चाहता है, वो बायर है, ये सेलर है, इनके बीच में स्टॉक के ट्रांजैक्शन एंटर हो गए, ट्रांजैक्शन एंटर। अब क्या होता है, लेटर ऑन, सुनना ध्यान से, अब अगला दिन आया, अब क्या आया, अगला दिन आया, अगले दिन मार्केट में इसी शेयर की प्राइस 40 रुपए चली गई, इसी शेयर की प्राइस 40 रुपए चली गई। क्या होगा, क्या होगा, सुनना बहुत ध्यान से, वो आज लड्डू बांटने जाएगा, वो लड्डू बांटेगा। क्यों बांटेगा, जो चीज आज मार्केट में 40 रुपए की चल रही है, उसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट उसने 25 रुपए में कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट ही है ये, केवल कॉन्ट्रैक्ट ही है। इमीडिएटली इसके अकाउंट में, इमीडिएटली उसके अकाउंट में 15 इंटू 300 रुपए ये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इमीडिएटली उसके अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट हो गए, जिसको बोला जाता है MTMDM। क्या बोला जाता है, MTMDM क्या होता है ये, मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन। क्या बोला जाता है, मार्क टू मार्केट डेली मार्जिन, डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होता है। अब मुझे बताओ, मेरे पास कोई शेयर तो खरीदे ही नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, मेरे अकाउंट में आज कितने रुपए आ गए, और इसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये वो है जो सेलर था, इसको नुकसान हो गया ना। जो चीज आज मार्केट में 40 रुपए की बिक रही है, इसे कितने में बेचनी पड़ेगी, अब 25 में बेचनी पड़ेगी, तो इसे नुकसान हो गया, इसके अकाउंट से सीधे डेबिट हो जाएगा और वहां क्रेडिट हो जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन होते हैं नेट बेसिस पर सेटल होने के। कोई शेयर खरीद ही नहीं रहे हम, ना वो बेच रहा है ना वो खरीद रहा है, ना वो बेच रहा है ना वो खरीद रहा है, ये दोनों के परसेप्शन थे। समझना, इसका परसेप्शन था कि भविष्य में इसकी रेटें बढ़ेंगी तो आज खरीद लूंगा, तो सस्ते में खरीद लूंगा। इसका परसेप्शन उल्टा था, इसे लग रहा था ये शेयर की प्राइस गिरेंगी, तो अगर आज बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा और कल को प्राइस गिर गई तो मुझे फायदा हो जाएगा। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, केवल प्राइस के फ्लक्चुएशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ध्यान से सुनो, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट केवल प्राइस के फ्लक्चुएशन को लेकर के किया जा रहा है, यानी वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट फिजिकल डिलीवरी लेना नहीं है, ना तो उसका ऑब्जेक्ट खरीदना था ना इसका ऑब्जेक्ट बेचना था। हम फिजिकल डिलीवरी नहीं लेना चाहते हैं, हम केवल और केवल एक ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं जिसमें हम नेट बेसिस पर सेटलमेंट करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, नेट बेसिस पर, यानी जब फायदा नुकसान जो भी होगा वो हमारे अकाउंट में आ जाए। तो इंडेस 102 ये बात बोलता है, इंडेस 102 बोलता है भले ही आपका ट्रांजैक्शन शेयर का था, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन को करने का ऑब्जेक्ट क्या था, क्या फिजिकल डिलीवरी लेना? अगर फिजिकल डिलीवरी लेना था तो इंडेस 102 लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, आप रॉ मटेरियल दोगे बदले में शेयर लोगे, इंडेस 102 लगेगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट फिजिकल डिलीवरी ना होकर क्या होगा, नेट सेटलमेंट बेसिस होगा, यानी आप ना तो रॉ मटेरियल लोगे ना शेयर दोगे, तो 102 नहीं लगेगा। यानी अब सोचो यहां पर क्या होगा। मान लो एक बार ये अपन लेते 2 लाख हुआ ना ये, तो 5,000 @40 नहीं, हाँ @40 ही रहेगा ना, बराबर हो गई वैल्यू। अब मान लो, सुनना बहुत ध्यान से,
मार्केट में ड्यू डेट वाले दिन शेयर की कीमत 45 रुपए हो गई, शेयर की कीमत 45 हो गई। पी ए लिमिटेड को बोलेगा देखो मैं आपको रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, आप मुझे शेयर मत दो, 5 रुपए का फायदा दे दो मुझे। सोचो अगर मैं फिजिकल करता तो मैं क्या करता, मैं आपको 40 रुपए देता, आप मुझे 5,000 शेयर देते, यानी एक शेयर देते 40 रुपए का, और वही शेयर में मार्केट में कितने का बेच देता, 45 का। तो मुझे फायदा मेरी जेब में क्या आ रहा है। तो बोले ना तो मुझे शेयर दो ना मुझसे रॉ मटेरियल लो, केवल जो 5 रुपए का फ्लक्चुएशन हुआ है ना वो मुझे दे दो। इसे बोलते हैं सेटलमेंट ऑन नेट बेसिस। बोलो आया थोड़ा बहुत समझ में आएगा। भी एक दो और एग्जांपल पर बात करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, नई चीज है। स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली जब भी मैं नेट बेसिस पर सेटलमेंट करने की बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट केवल ये होता है, मैं फिजिकल डिलीवरी नहीं लूंगा, मैं फिजिकल डिलीवरी नहीं लूंगा। मेरा ऑब्जेक्ट है प्राइस में जितना भी वेरिएशन आ रहा है वो फायदा नुकसान। मान लो प्राइस 35 हो गई, मान लो प्राइस 35 हो गई, ए लिमिटेड बोलेगी आजा 5 रुपए दे जा। भाई अगर आज मार्केट में तू जाता तो तुझे कितने का मिलता, लेकिन अपने तो एग्रीमेंट किस पे हो रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुझे तो 40 में ही खरीदना पड़ेगा ना मुझसे शेयर, भले ही मार्केट में कितने का भी मिल रहा हो। तो अगर तुझे तो 40 का ही मिलेगा तो तू मुझे आकर कितने रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे। इसे बोला जाता है सेटलमेंट ऑन नेट बेसिस। और इंडेस 102 बोलता है सेटलमेंट ऑन नेट बेसिस पर इंडेस 32 लगता है, इंडेस 107 लगता है और 109 लगता है। अगेन वही बात, हाँ बोलो क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं लग सकती। नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आज एक बात बताओ, मार्केट में कमोडिटी मार्केट के भी कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मैं गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट करके आ सकता हूं जाके कि मुझे 100 क्विंटल गेहूं दे देना इस प्राइस पर। तो जरूरी है मुझे गेहूं चाहिए नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आप सीखोगे ये सब चीजें, डेरिवेटिव। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कमोडिटीज में हो सकते हैं, करेंसीज में हो सकते हैं, शेयर्स में हो सकते हैं। तो स्टॉक क्या होगा, एक कमोडिटी हो गई। मैं कमोडिटी मार्केट में जाऊंगा और एक एग्रीमेंट कर लूंगा कि मुझे 100 क्विंटल गेहूं चाहिए इस प्राइस पर। आई डोंट वांट फिजिकल डिलीवरी ऑफ 100 क्विंटल। नहीं, ऐसे थोड़ी है कल को वो मुझे बोल देगा भाई तूने बोला था अब लेके जा 100 क्विंटल। मैं केवल प्राइस पर सेटल करना चाहता हूं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट वर्ड लगा दूंगा मैं। समझो, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगा दूंगा, नेट सेटलमेंट लगा दूंगा। नेट सेटलमेंट लगते ही अब ये रूल बन गया, नो फिजिकल डिलीवरी रिक्वायर्ड। मैं फिजिकल डिलीवरी पर जा ही नहीं रहा हूं। कमोडिटी मार्केट में जब मैं जाता हूं तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिजिकल डिलीवरी और विदाउट फिजिकल डिलीवरी। कमोडिटी में दोनों पॉसिबल हैं, करेंसी मार्केट में नहीं है। सब पढ़ोगे आप, हाँ बोलो। सब पे होता है, ऑयल पे बिल्कुल होता है, हाँ। तो आप समझो, मैं अगर कमोडिटी मार्केट में जा रहा हूं तो कमोडिटी मार्केट में 2 रूल हैं। मैं फिजिकल डिलीवरी के द्वारा भी सेटल कर सकता हूं। अगर फिजिकल डिलीवरी से सेटलमेंट हो रहा है तो कौन सा इंडेक्स, 102, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल लूंगा बदले में शेयर्स दूंगा। लेकिन अगर मैं नेट बेसिस पर सेटलमेंट कर रहा हूं तो इंडेक्स 102 विल नॉट अप्लाई, इंडेक्स 32 विल अप्लाई। अब बोलो समझ में आया ये पॉइंट पूरा। चलिए तो आज इतना ही। बहुत टाइम लगता है इंडेक्स को पूरा अगर डेप्थ में समझना है तो टाइम देना पड़ेगा, ताकि एक एक पैरा समझ में आएगा। इंडेक्स का एक एक रूल बहुत क्लियर है इंडेक्स का, कि इंडेक्स हर जगह पर क्यों एप्लीकेबल ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।